Assalamu alaikum, my dear student. Hi. Today we will start a new topic that is called phylum Mollusca. So we will be know about the phylum Mollusca from the very basic concept, and then we will go to the detail of this topic. So we start phylum Mollusca. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है phylum Mollusca. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मीनिंग के बारे में हम पढ़ते हैं कि यार पाइलम मोलस्का जो मोलस्का का लफ्ज है इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या मतलब है, इस पाइलम को पाइलम मोलस्का का नाम क्यों दिया गया है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें। तो मीनिंग की तरह आते हैं। ये बात याद रखें, ये मोलस्का का जो वर्ड है, ये मोलस्का का जो लफ्ज है, ये एक लातीनी जबान का लफ्ज है, लेटन से डिराइव हुआ है। ये एक लेटन वर्ड है जिसका मतलब हमारे पास सॉफ्ट है। क्यों इस पाइलम को फाइलम मोलस्का का नाम दिया गया है? इसका मतलब मोलस्का का मतलब लेटन में सॉफ्ट है। तो इस पाइलम में जितनी भी एनिमल आते हैं, जितनी भी एनिमल इस पाइलम में मौजूद हैं, इसका जो आउटर कवरिंग है, इसका जो आउटर बॉडी है वो सॉफ्ट होगा। इसीलिए इस पाइलम में जितनी भी एनिमल है इसका बॉडी सॉफ्ट है, तो इस पाइलम को हम पाइलम मोलस्का कहते हैं। ये बात याद रखें। मीनिंग, द वर्ड मोलस्का हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेटन। ये लेटन जबान का वर्ड है, लेटन जबान का। ये देखिए लेटन जबान का लेटन वर्ड विच मीन सॉफ्ट, इसका मतलब है सॉफ्ट, नरम। हेंस द एनिमल ऑफ दिस पाइलम हैज सॉफ्ट बॉडी। इस पाइलम में जितनी भी एनिमल आते हैं इसका जो बॉडी है वो सॉफ्ट होगा। तो हम इसको कहते हैं कि ये एनिमल फाइलम मोलस्का का मेंबर है। क्यों? क्योंकि इसका आउटर जो साइड बॉडी है वो सॉफ्ट है। तो मोलस्का लतीनी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब ही सॉफ्ट है। तो ये बात याद रखें। नोट, this is the second largest phylum among invertebrates. इनवर्टिब्रेट्स में ये हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट नंबर पर जो लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट में वो आर्थ्रोपोड है। वो इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ करेंगे, अभी तक किया नहीं है। लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो हमारे पास फाइलम मोलस्का है। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है अमंग इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट फाइलम में से ये जो फाइलम है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। डिफिनीशन की तरफ आते हैं। इस डिफिनीशन में तकरीबन तकरीबन तमाम जनरल करेक्टरिस्टिक जो है ना ये इस डिफिनीशन में मौजूद है। इस डिफिनीशन पर समझने की कोशिश करें। मोलस्का आर सॉफ्ट बॉडी, हमने पढ़ा कि मोलस्का का मतलब सॉफ्ट है। इसमें जितनी भी एनिमल आते हैं इसका बॉडी सॉफ्ट है। तो मोलस्का आर सॉफ्ट बॉडी, इसका बॉडी जो है ना वो सॉफ्ट होगा। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, इसमें जो सिमेट्री है वो मोलस्का का जो बॉडी है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। इसका बॉडी जो है ना ये टू हाफ में कट हो सकता है। लेकिन मोलस्क में कुछ क्लासेस ऐसे हैं इसमें कि जिसमें बाइलेटरली सिमेट्री नहीं होते, एब्सेंट होता है, वो एक्सेप्शन केसेस हैं। मोस्ट मोलस्क में, फाइलम मोलस्क में हमारे पास बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। इसका बॉडी टू हाफ में चेंज होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेकिन कुछ मोलस्क ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्नेल है, गार्डन स्नेल है, इसमें हमारे पास बाइलेटरली सिमेट्री नहीं होता है। तो ये बात याद रखें। अनसेगमेंटेड, मोलस्क का जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है। कुछ मोलस्क ऐसी भी है कि वो सिगमेंटेड है, वो एक्सेप्शन केसेस है, इसका हम बात नहीं करते, डिटेल में जाते हैं। सिलोमेट, इसमें केविटी मौजूद है, ये सिलोमेटेड है, ट्रू सिलोम में इसमें मौजूद है। तो ये बात याद रखें, ये सिलोमेटेड एनिमल्स हैं, इसमें सिलोम मौजूद है। यूजुअली शेल, इसमें शेल भी मौजूद है। हम डिटेल के साथ फिर करते हैं कि शेल क्या होते हैं, किस चीज से कंपोज होता है। हैविंग मेंटल, इसमें एक ऊपर की तरह एक लेयर मौजूद होता है जिसको हम मेंटल कहते हैं। तो मोलस्क का ये एक खास फीचर है जिसको हम मेंटल कहते हैं। हैविंग मेंटल, इसमें मेंटल होगा। वेंट्रल फुट, इसका जो बॉडी का वेंट्रल साइड है इस पर पाव मौजूद होंगे, और ये पाव जो है ना ये हाईली मस्कुलर होंगे। ये हम डिटेल के साथ करते हैं आगे। इंटीरियर हेड, इसका जो इंटीरियर पोर्शन है इसमें हेड होगा।
एंड डोर्सल विसरल मास, और डोर्सल बॉडी जो है ना, इसमें मोस्ट इंटरनल ऑर्गन इस डोर्सल मास में मौजूद होंगे। तो इसका बॉडी इस तरह से है, और ये इसका डिफिनीशन है। डिफिनीशन में क्या है, सॉफ्ट बॉडी है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, अनसेगमेंटेड है, सिलोमिक एनिमल है, शेल इसमें मौजूद है, मेंटल कैविटी मौजूद है, वेंट्रल फूड है, फुट है, और इंटीरियर हेड है, एंड डोर्सल विसरल मास है या डोर्सल विसरल हम्प है। तो ये बात याद रखें। नंबर ऑफ स्पीशीज, इसमें कितनी स्पीशीज मौजूद है ये बात याद रखें। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, हमने पढ़ लिया कि ये इनवर्टिब्रेट में से सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट हैविंग मोर देन 80,000 स्पीशीज। इसमें कितनी स्पीशीज मौजूद होते हैं, 80,000 स्पीशीज। ये फर्स्ट ईयर की बुक का जो है ना वो वैल्यू है 80,000 स्पीशीज। इसमें हमारे पास तकरीबन 35,000 स्पीशीज फॉसिल भी इसमें एडेड हैं, जो अभी नहीं है वो स्पीशीज। तो ये बात याद रखें, ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट ईयर का बुक का वैल्यू है। मोर देन 80,000 स्पीशीज इस फाइलम में मौजूद है। लेकिन अगर हम डिटेल में जाए, अगर हम हाई बुक का स्टडी करें, हायर बुक का स्टडी करें बीएस के लेवल पर, तो ये बात याद रखें एग्जैक्ट इसमें कितनी स्पीशीज है। नंबर ऑफ स्पीशीज 1,50,000 लिविंग, 1,50,000 स्पीशीज जो है ना, ये फाइलम मोलेस्का में लिविंग स्पीशीज मौजूद है। लेकिन ये इफिसी का वैल्यू नहीं है, इफिसी के तक ये वैल्यू है। अगर ईटा में आ जाए तो आपने ये वैल्यू करना होगा मोर देन 80,000 स्पीशीज। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट हायर बुक का स्टडी करें तो 1,50,000 स्पीशीज इसमें लिविंग है एंड 70,000 स्पीशीज इसमें फॉसिल फॉर्म मौजूद है, जो अभी नहीं है, एक्सट्रैक्ट हुई है, खत्म हुए हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। रेंज मोलस्का कितना होगा, मोलस्का में जो एनिमल है इसका बॉडी कितना होगा, लार्ज होगा, स्मॉल होगा, सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, इसके बारे में हम डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। रेंज के बारे में हम अभी स्टडी करते हैं। तो ये बात याद रखें, रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल से लेकर टू वेरी कॉम्प्लेक्स। इसमें जो एनिमल आते हैं सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ गए हैं। इसमें सिंपल भी मौजूद है और कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है, क्योंकि ये तो पाइलम है, पाइलम में काफी ज्यादा एनिमल मौजूद होते हैं स्टूडेंट, ये बात याद रखें। साइज, इसका साइज कितना होता है, साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक से लेकर जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, इतना स्मॉल ऑर्गेनिज्म इस फाइलम में मौजूद होते हैं। माइक्रोस्कोपिक से लेकर टू 20 मीटर्स तक इसमें एनिमल्स मौजूद होते हैं, इसके दरमियान एनिमल मौजूद होते हैं। लेकिन ये बात याद रखें स्टूडेंट, पाइलम मोलस्का में से सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट एनिमल है इसको हम जॉइंट स्क्वाड कहते हैं। ये बात याद रखें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से, कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो है ना लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा है। ये तमाम इनवर्टिब्रेटों में सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है जायंट स्क्वाड, इसको हम जायंट स्क्वाड कहते हैं। ये कितना होता है, तकरीबन ये 50 से लेकर 60 मीटर तक लॉन्ग होता है स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये तमाम इनवर्टिब्रेट में से सबसे ज्यादा बड़ा एनिमल है, सबसे ज्यादा बड़ा इनवर्टिब्रेट है, और फाइलम मोलस्का में तो है सबसे ज्यादा बड़ा। तो ये बात याद रखें। एंड वेट, और इसका वजन कितना है, तकरीबन 900 केजीज इसका वजन होता है। स्टूडेंट इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास लेके आए हैं, काफी ज्यादा स्टडी किया है इसके बारे में मैंने। तो आप लोग हमारे साथ रहे और एनर्जेटिक रहें, और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फिर नई वीडियो आप लोगों तक मिल जाए। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट।
तो अच्छा स्टूडेंट, अभी हम इसके हैबिटेट की तरफ आते हैं कि फाइलम मोलस्का का जो मेंबर हैं वो कहाँ पर रह सकते हैं, वो कहाँ पर होते हैं। तो ये बात याद रखें, हैबिटेट दे आर मोस्टली एक्वेटिक, ये ज्यादातर पानी में रहते हैं। ज्यादातर ये जो फाइलम मोलस्का के मेंबर हैं वो ज्यादातर पानी में रहते हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, और जो पानी में होते हैं इसमें मोस्टली मेरीन में होते हैं। वो चाहे कुछ मेरीन में होते हैं, एक्वेटिक तो होते हैं लेकिन मोस्टली मेरीन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी मौजूद होते हैं, ये बात याद रखें। वाइल सम आर टेरेस्ट्रियल, लेकिन कुछ इस जमीन पर भी रह सकते हैं, ये बात याद रखें। लेकिन फाइलम मोलस्का का कुछ ऐसी मेंबर्स नहीं है आज तक कि वो हवा में रह जाए, कि वो हवा में तैरते रहे, ऐसा कोई मेंबर फाइलम मोलस्का का नहीं है। या तो वो एक्वेटिक हो गए या टेरेस्ट्रियल हो गए। एक्वेटिक में मोस्टली मेरीन होते हैं, फ्रेश वाटर में भी मौजूद होते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये बात याद रखें। बॉडी प्रोटेक्शन, इसका बॉडी प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेयर मौजूद होता है या नहीं होता है। हमने तो पढ़ा कि इसका बॉडी सॉफ्ट होता है, तो यार इसमें कोई लेयर मौजूद है, कोई शेल मौजूद है? हाँ, हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि इसके बॉडी में शेल मौजूद होता है, तो वो बॉडी प्रोटेक्शन करता है। बॉडी प्रोटेक्शन, बॉडी आर कॉमनली प्रोटेक्टेड बाय एक्सोस्केलेटन। इसकी बॉडी की बाहर हिस्से मतलब आउटसाइड द बॉडी एक लेयर होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, नॉन इज शेल, इसको हम शेल कहते हैं, विच इज कंपोज, जो बना होता है ऑफ वन और टू पीसेस। मतलब ये कि या ये एक लेयर से बना होता है, वन पीस से, या ये टू पीसेस से बना होता है, ये जो शेल होता है। द शेल इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो शेल है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, विच इज सिक्रेटेड बाय द मेंटल। ये बात याद रखें। ये हमारे पास एक एनिमल है, इसका स्नेल है, गार्डन स्नेल, ये आपने देखा होगा, ये हमारे पास फाइलम मोलस्का का एक मेंबर है। ये बात याद रखिए, आपने देखा होगा कि इसकी बॉडी में कुछ इस तरह से टर्निंग मौजूद होता है, तो इसको, इस लेयर को हम मेंटल कहते हैं, ये बात याद रखें। ये मेंटल जो है ना, ये मेंटल कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी ही कैल्शियम कार्बोनेट से लेयर बन जाते हैं, शेल बन जाते हैं। तो ये हम ये कहते हैं कि जो शेल है ना, इस मोलस्का में जो शेल मौजूद हुए हैं, ये इस मेंटल ने बनाया है, ये इस मेंटल ने बनाया है। और ये बात भी याद रखे, यहाँ पर इसका माउथ होता है, ये खास तौर पर ग्रीन पत्ते खाते हैं ज्यादातर, इसका माउथ इस तरह से होता है, यहां से ये खाते हैं, और यहाँ पर गिजर्ट मौजूद होता है इसका, और यहाँ तक फिर ऐसे जाते हैं, ऐसे यहाँ पर इसकी किडनी भी इसमें, इस मेंटल में मौजूद होता है, मेंटल कैविटी में मौजूद होता है। यहाँ पर मेंटल और बॉडी के दरमियान एक खाली नुमा सा जगह मौजूद होता है, एक कैविटी मौजूद होता है, जिसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। स्टूडेंट ये बात याद रखे, इस मेंटल कैविटी में किडनी भी होता है, इंटेस्टाइन भी यहां पर होता है, और ये बात भी याद रखें, एनस भी यहां से ओपन होता है, यहां से एनस भी यहां से ओपन होता है, ये बात याद रखें। तो हम जब डिटेल की तरफ पढ़ते हैं तो ये बात याद रखें, यहां पर इसका माउथ होता है, और एनस जो ओपनिंग होता है वो मेंटल कैविटी में ओपन होता है, और यहां पर इसके किडनी भी मौजूद होते हैं, क्योंकि ये लेयर है, और लेयर और बॉडी के दरमियान एक कैविटी मौजूद होता है, कि इसमें हमारे पास किडनी भी मौजूद होता है, और एनस भी आउटसाइड द बॉडी ओपन होता है, और यहाँ पर गिल्स भी मौजूद होते हैं, यहाँ पर गिल्स भी मौजूद होते हैं, इस जगह पर, जिस जगह पर एनस ओपनिंग होता है, और इसी जगह पर गिल्स भी मौजूद होते हैं, और इसके जरिए ये फिर रेस्पिरेशन की में भी खासी अच्छा मदद देता है, ये जो गिल्स हैं। तो ये बात याद रखें। बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए हमने ये पढ़ लिया कि यहाँ पर शेल मौजूद होते हैं, और ये शेल जो है ना, या ये वन लेयर होगा या ये टू लेयर होगा, और ये शेल जो है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ये कॉमनली सिक्रेटेड बाय द मेंटल, ये मेंटल सिक्रेट करता है, सही है। इन सम मोलस्क, लेकिन कुछ मोलस्क ऐसे हैं, द शेल में बी इंटरनल, कि ये जो शेल है, ये जो लेयर है, ये एक्सो नहीं होता, ये एंडोस्केलेटन होता है, ये में बी इंटरनल, लेकिन ज्यादातर जो मोलस्क है इसमें एक्सटर्नल होते हैं, कुछ में इंटरनल होता है, और टोटली एब्सेंट, लेकिन कुछ ऐसे है कि इसमें टोटली
एब्सेंट होता है, ये बात याद रखें। बॉडी डिफरेंशिएशन, इसकी बॉडी में डिफरेंशिएशन है ये, हाँ, लेकिन मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं है। डिफरेंशिएशन है लेकिन मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं है। देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, डोर्सल वेसरल हम्प एंड वेंट्रल मस्कुलर फूट। इसका बॉडी हम इसी तरह डिफरेंशिएट करते हैं, ये बात याद रखें। ये इसका हेड है और ये इसका डोर्सल वेसरल हम्प है, और जो ये है ना, ये इसकी फूट हैं, ये इसके पांव हैं। तो ये बात याद रखें, हेड है, डोर्सल वेसरल हम्प है, वेंट्रल मस्कुलर फुट इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, हेड में हमारे पास आई भी मौजूद होते हैं यहां पर हेड रीजन में, और यहां पर माउथ भी होता है, ये बात याद रखें, ये माउथ भी हेड रीजन में आता है। और यहाँ पर टेंटिकल भी होते हैं, ये टेंटिकल भी इसमें मौजूद होते हैं, ये सेंसिटिव इन नेचर होते हैं। ये इस टेंटिकल के जरिए किसी चीज को वो डिटेक्ट करता है, ये सेंसिटिव इन नेचर होते हैं। तो ये बात याद रखें। और ये जो डोर्सल वेसरल हम्प है, ये जो डोर्सल वेसरल हम्प है, मोस्टली इसमें इंटरनल ऑर्गन मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक केविटी मौजूद होता है, इसको हम मेंटल केविटी कहते हैं। और इसी ही केविटी में इंटेस्टाइन, गिजर्ड और जो किडनी होता है, एनस भी यहाँ पर ओपन होता है, और इसी ही ओपनिंग में हमारे पास गिल्स भी मौजूद होते हैं। और जो फाइनली आता है, इसको हम वेंट्रल मस्कुलर फूट कहते हैं। इसमें यहाँ पर फूट होते हैं जो वो मूवमेंट करते हैं। ये बात याद रखिए, ये गार्डन स्नेक इंतहाई स्लो स्पीड से मूवमेंट करते हैं, लेकिन इसकी जो फूट है ना, इसमें हड्डियां नहीं होती हैं। ये बात याद रखिए, ये मस्कुलर इन नेचर होता है। तो ये बात आप याद रखिए, इसकी बॉडी इस तरह डिफरेंशिएशन इसका हुआ है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कुछ खास मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। बॉडी कैसा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मोलस्क का मतलब सॉफ्ट है। तो ये बात याद रखिए, दियर बॉडी इज सॉफ्ट, इसका बॉडी जो है ना ये नरम है। सेलुलर लेयर, तो जितने भी हम आते हैं ये कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, जितनी भी मेंबर है पाइलम एशी हेलमंथिस से लेकर जितनी भी हम आते हैं, तो ये हमारे पास ट्रेप्लोब्लास्टिक हैं। तो ये बात याद रखिए, सेलुलर लेयर में हमारे पास दे आर ट्रेप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये ट्रेप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ट्रेप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब ये है कि इसका बॉडी 3 लेयर से बना होता है। एक को हम एक्टोडर्म कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं दूसरी को, और तीसरी को हम एंडोडर्म कहते हैं। तो ये ट्रेप्लोब्लास्टिक है। बॉडी सिमेट्री, इसमें सिमेट्री को कैसा होता है, डिफिनीशन में मैंने ये बात कही है, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है। इसका बॉडी 2 हाफ में चेंज कट सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं 2 हाफ में, लेफ्ट एंड राइट। लेकिन याद रखें, जो गार्डियन स्नेल है इसको हम 2 हाफ में तकसीम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो टर्निंग मौजूद होते हैं इसमें, तो इसका बॉडी 2 हाफ में हम चेंज नहीं कर सकते इक्वली। ये बात याद रखें, इसमें बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये इसमें एब्सेंट है बायलैटरली सिमेट्री, ये बात याद रखें। तो बॉडी कैविटी की तरफ आते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा आपको कि ये जो मेंटल है और बॉडी, इसके दरमियान हमारे पास एक कैविटी मौजूद होता है जिसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। तो ये बात याद रखें, बॉडी कैविटी, दे आर सिलोमेट, ये सिलोमेट है, इसमें कैविटी मौजूद है। दियर कैविटी इज कॉल्ड हीमोसील। इसकी कैविटी को एक स्पेसिफिक नाम हम कहते हैं, इसको हम हीमोसील कैविटी कहते हैं। तो ये बात याद रखें। मेंटल क्या है, मेंटल किस चीज को हम कहते हैं, तो ये बात याद रखें, द बॉडी इज कवर्ड बाय अ टफ मेम्ब्रेन, their body is turning and their body is turning by a tough membrane। इसका बॉडी टर्न होता है एक टफ मेम्ब्रेन की मदद से। तो इस टफ मेम्ब्रेन को हम मेंटल कहते हैं। तो ये बात याद रखें, द बॉडी इज कवर्ड बाय अ टफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेंटल। इसको हम मेंटल कहते हैं, इसको हम मेंटल कहते हैं। विच आल्सो सीक्रेटेड शेल, मैंने आपको पढ़ाया कि ये शेल भी सीक्रेट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं, और इस कैल्शियम कार्बोनेट से फिर शेल बन जाते हैं और वो प्रोटेक्शन में फिर मदद देते हैं। द स्पेस बिटवीन बॉडी एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। इस मेंटल और बॉडी के दरमियान एक कैविटी मौजूद होता है, और इस कैविटी को हम मेंटल कैविटी कहते हैं। और इस मेंटल कैविटी में क्या होता है, तो ये बात याद रखें, इन विच द किडनी एंड एनस आर ओपन। इसमें किडनी भी मौजूद होता है और यहाँ से एनस भी ओपन होता है, और इस एनस
जिस जगह पर ओपन होता है और इस जगह में यहाँ पर हमारे पास गिल्स भी मौजूद होते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद देते हैं। इंशाल्लाह इस क्लास को आगे डिटेल से करते हैं, हमारे साथ रहे, थोड़ा बहुत रह गए, इंशाल्लाह इसको करते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो अच्छा स्टूडेंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसकी रिस्पिरेशन की तरफ आता है कि पाइलम मोलस्का रिस्पिरेशन कैसे करेगा। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि पाइलम मोलस्का में गिल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर जो मेंटल है इसमें इंटरनल हम गए हैं, ये जो डायग्राम है हमने इंटरनल ड्रा किया है। ये इसका माउथ है, इसके जरिए ये खाता है और फिर इसी रास्ते से आता है। यहाँ पर इसका गिजर्ड मौजूद होता है और फिर इस जो मेंटल केविटी है इसमें यहाँ पर किडनी मौजूद होता है, फिर इंटेस्टाइन मौजूद होता है और ये इंटेस्टाइन से फिर ये बाहर एनस होता है और इस ओपनिंग से ये बाहर जाता है और इनस के नीचे यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर ने मैंने ड्रा किया है, यहाँ पर ये गिल्स सिस्टम मौजूद है। ये गिल्स है, ये इसके गिल्स हैं। तो ये इस गिल्स के जरिए भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये याद रखें कि माउथ में, इसकी माउथ में टंग मौजूद होता है जिसको हम रेड्यूला कहते हैं और ये रेड्यूला जो है ना इसके इर्द गिर्द टीथ भी होते हैं। तो ये किसी पत्ते पर रगड़ते हैं और इसी के जरिए भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन ये दो तरीकों से करता है, थ्रू गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन जो मेंटल कैविटी में मौजूद है और थ्रू रेड्यूला जो टंग है इसमें, इसको हम रेड्यूला कहते हैं। तो रेस्पिरेशन कैसे होते हैं? दे आर रेस्पायर्ड थ्रू गिल, ये गिल्स के जरिए, गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन कर सकता है। प्रेजेंट इन द मेंटल, जो मेंटल कैविटी में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी, ये बात याद रखें। दे हैव रेस्पाइन टंग, इसमें एक रेस्पायर्ड टंग भी मौजूद होते हैं, इस कॉल्ड रेड्यूला, इसको हम रेड्यूला कहते हैं। ये बहुत कॉमन एमसीक्यूज हैं, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज हैं कि हमारे पास मोलस्का में रेस्पिरेशन कैसे हो सकता है। तो या ज्यादातर ये रेड्यूला के जरिए हो सकता है, इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो रेड्यूला है। तो ये बात याद रखें। डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने स्टार्ट में एनीमिलिया का स्टार्ट जो क्लासेस थे इसमें मैंने आपको पढ़ाया कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो किस्म के हैं। एक किस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम वो है जो हम एक रास्ते से खाते हैं, मौत के जरिए खाते हैं और इसी ही के जरिए हम बाहर इसको निकलते हैं। तो ऐसी किस्म डाइजेस्टिव सिस्टम को हम सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। लेकिन दूसरा किस्म डाइजेस्टिव सिस्टम वो है जो एक रास्ते से खाते हैं, मौत से खाते हैं और इनस से बाहर करते हैं। तो ये एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये ट्यूब लाइक जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये फुली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन जो सैक लाइक है, एनस मौजूद नहीं है, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसमें एनस मौजूद नहीं है, वो एक ही रास्ते से खाते हैं और इसी ही रास्ते के जरिए बाहर निकलते हैं, जैसा हमने स्पॉन्जिस में देखा था। तो वो फुली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए ये माउथ है और यहाँ पर एनस है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें डेवलप हुआ है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें मौजूद है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप है। इसको हम वेल डेवलप क्यों कहते हैं? क्योंकि एक रास्ते से खाते हैं और दूसरे रास्ते से निकलते हैं। माउथ भी मौजूद है, एनस भी मौजूद होते हैं एंड ट्यूब लाइक अ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक रास्ते से खाता है ऐसा, और एग्जांपल ये इसका माउथ है, माउथ और ये इसका एनस है, इसके जरिए खाता है और इससे निकलते हैं। तो ये एक ट्यूब की तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ऐसे किस्म डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो इसमें फुली डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद होता है और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें मौजूद होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से है? तो ये बात याद रखें, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप है। तो ये बात याद रखें, ब्लड वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल हार्ट, इसमें हार्ट मौजूद होता है, सिंगल हार्ट। लेकिन वो हार्ट हमारे हार्ट से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। कैसा मुख्तलिफ होता है? विद वन वेंट्रिकल, इस हार्ट में एक ही वेंट्रिकल मौजूद होता है और वन और टू आरिकल, एक या दो आरिकल मौजूद होंगे और वेंट्रिकल
लाजमी एक मौजूद होंगे। एक तो ये सिंगल हार्ट इसमें मौजूद है होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। एक तो सिंगल हार्ट मौजूद होता है, वो हार्ट जिसमें एक वेंट्रिकल होता है, 1 और 2 आर्टिकल भी मौजूद होता है। और इसके अलावा हार्ट के अलावा, सिंगल हार्ट के अलावा बाकी क्या है, आर्टरीज भी मौजूद होते हैं जो ब्लड ले जाए, सही है। वेन्स भी मौजूद होता है एंड हीमोसिलिक चेंबर भी यहां पर मौजूद होता है। जो हीमोसिल जो कैविटी है, इसमें खास किस्म के चेंबर मौजूद होते हैं जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन में मदद करता है। तो इस चेंबर को हम हीमोसिलिक चेंबर कहते हैं। तो इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हमारे पास इसमें सिंगल हार्ट मौजूद होगा, आर्टरीज, वीन एंड हेमोसिलिक चेंबर इसमें मौजूद होंगे। द ब्लड इज विदाउट एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसमें इसका जो ब्लड है इसमें कुछ खास रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं है, जैसा कि हमारा बॉडी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद है ब्लड में जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। हमारा जो ब्लड का जो कलर है वो रेड है। वो किसके जरिए रेड है? ये हीमोग्लोबिन के जरिए रेड है। हीमोग्लोबिन क्योंकि ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन हमारे पास आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ये आयरन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो वो रेड कलर देता है। तो यहां पर इसकी ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं है। तो ये बात याद रखें, इसका ब्लड कलरलेस होगा, रेड नहीं होगा। रेड किस जरिए से है? हमारा ब्लड, ये आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इसको वो हमारे पास रेड कलर देते हैं। तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और इसी जरिए से हमारा ब्लड रेड कलर होता है, रेड कलर का होता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जब मौजूद नहीं है तो वो कलरलेस ब्लड होगा, वाइट ब्लड सेल यहाँ पर मौजूद होंगे। मोलस्क में, पाइलम मोलस्क में जितनी भी मेंबर है इसका ब्लड कलरलेस होगा, वाइट होगा ज्यादातर, लेकिन कुछ खास एक्सेप्शन है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो ये बात याद रखें, द ब्लड इज विदाउट एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं है। नो इट मीन दैट इट इज अ देयरफॉर कलरलेस कंटेनिंग व्हाइट ब्लड सेल। इसमें व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल मौजूद नहीं है, क्योंकि रेड ब्लड सेल किसी वजह से रेड ब्लड सेल है। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो रेड कलर देता है। और आयरन हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, एब्सेंट है। नोट में ये बात याद रखें, इस पाइलम मोलस्क का दो एग्जांपल है। एक है ऑक्टोपस, ये पाइलम मोलस्क का मेंबर है। एक है ऑक्टोपस और दूसरा है केटलफिश। केटलफिश जो है ना, ये ब्लू कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें मौजूद है। इसका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है। क्यों ब्लू कलर का होता है? ये बात याद रखें, इसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद है इसको हम कहते हैं हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में है, इसमें जो मौजूद है वो हीमोसाइनिन है। हीमोसाइनिन इज प्रेजेंट, इसकी बॉडी में हीमोसाइनिन प्रेजेंट है। हीमोसाइनिन आयरन कंटेनिंग नहीं है, जैसे कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग है। तो हीमोसाइनिन क्या है? द ब्लू कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मॉलिक्यूल। जो हीमोसाइनिन है इसमें कॉपर मॉलिक्यूल मौजूद है। जब कॉपर मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो वो ब्लू कलर देता है, इसलिए इसका ब्लड ब्लू है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, आयरन नहीं है। जब आयरन होता तो आयरन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो वो रेड कलर देता है, लेकिन यहाँ पर हीमोसाइनिन है। हीमोसाइनिन में हमारे पास कॉपर मॉलिक्यूल होता है, और कॉपर मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो ब्लू कलर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसका ब्लड जो है ना वो ब्लू कलर का होता है, क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन हमारे पास कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। तो ये बात याद रखें, हीमोसाइनिन कैन ट्रांसपोर्ट 3 टाइम मोर ऑक्सीजन इज कंपेयर टू द हीमोग्लोबिन। लेकिन ये बात भी याद रखें, अभी बात आ गई कंपैरिजन की कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है और जो पाइलम मोलस्क का बॉडी है इसमें हीमोसाइनिन है। हमारा बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन कंटेनिंग है, और इसकी बॉडी में जो हीमोसाइनिन है वो कॉपर मॉलिक्यूल है, कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है।
तो कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो ये बात याद रखें, हीमोसाइनिन जो है, जो इसमें प्रेजेंट है, कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो है, ये 3 टाइम ग्रेटर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है इस कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। ये हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है इसकी 3 टाइम ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है ये जो हीमोसाइनिन है। ये जो कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है इसी वजह से ये ब्लू कलर देता है। तो ये बात याद रखें स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम पढ़ते हैं नर्व सिस्टम के बारे में। फाइलम मोलस्क में नर्व सिस्टम कैसा मौजूद होता है, कैसा होता है नर्व सिस्टम, इसमें मजबूत है या वीक है। तो ये बात याद रखें, नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया। इसका जो नर्व सिस्टम है इसमें गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन कनेक्टेड बाय द नर्व कॉर्ड। ये बात याद रखें, इसकी बॉडी में इसी तरह गैंग्लिया मौजूद होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होते हैं, गैंग्लिया मौजूद होते हैं। तो ये बात याद रखें, नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया, गैंग्लिया मौजूद होते हैं। फिर ये गैंग्लिया कनेक्टेड बाय द नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड से कनेक्ट हुए हैं, ऐसा कनेक्ट हुआ है। तो ये बात याद रखें, नर्व्स अराइज फ्रॉम दिस गैंग्लिया। तो ये देखें, इस गैंग्लिया और इस गैंग्लिया से नर्व्स अराइज हुए हैं, यही पॉइंट है। नर्व्स अराइज फ्रॉम दिस गैंग्लियास एंड एंटर इनटू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। फिर ये डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी में इंटर होते हैं, हर एक ऑर्गन में बॉडी तक जाते हैं और मैसेज को कैरी कर सकते हैं। ये बात याद रखें, इस फाइलम में जितनी भी मेंबर हैं इसमें सबसे ज्यादा डेवलप जो ब्रेन है वो ऑक्टोपस के होते हैं। ऑक्टोपस की जो ब्रेन है वो ये मानना जाता है कि इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा हाई मॉडिफाई नर्व सिस्टम जो मौजूद होता है वो ऑक्टोपस में मौजूद होता है। तो ये बात याद रखें। सेक्सेस, इसके सेक्सेस किस तरह होते हैं, सेपरेट होते हैं या सेपरेट नहीं होते। सेक्सेस आर जनरली सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं या नहीं होते हैं। हाँ, इसमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर जनरली सेपरेट। तो ये बात याद रखें, इसके डिफरेंशिएशन किस तरह हम कर सकते हैं। द टेस्टिस, मेल में टेस्टिस होंगे और फीमेल में ओरिस होंगे। तो द टेस्टिस आर व्हाइट, मेल की जो टेस्टिस है वो व्हाइट होंगे, व्हाइट क्रीमी लाइक होंगे, व्हाइट होंगे। एंड द ओरिस इज अ रेडिश इन कलर, और जो फीमेल के ओरिस है वो रेडिश इन कलर होंगे। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि सेक्सेस सेपरेट है। तो अब यहाँ ये फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा। तो फर्टिलाइजेशन इज अ जनरली एक्सटर्नल, ये आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करता है, मेल और फीमेल स्पर्म आउटसाइड द बॉडी मिलते हैं। तो ये बात याद रखें। और इंटरनल में भी, लेकिन कुछ एनिमल में इंटरनल भी होता है लेकिन मोस्टली एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट, ये जब मेल और फीमेल मिल जाते हैं और इससे बच्चा पैदा होता है, तो ये बात याद रखें, इसमें 2 प्रोबेबिलिटी होते हैं। या जब ये फीमेल बच्चा देता है तो ये बिल्कुल इंडिविजुअल जैसा होगा, ये अपने फादर और अपनी मदर जैसा होगा। ये फॉर एग्जांपल हमारे हम में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। कैसा? जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो इंसान की तरह होता है, बिल्कुल इंसान के। तो इस फर्टिलाइजेशन को हम डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन कुछ डेवलपमेंट इस तरह होता है, फॉर एग्जांपल एक तितली का बच्चा, जब वो बच्चा पैदा करता है तो वो तितली जैसा नहीं होता है, वो एक कीड़ा होता है। आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये तितला है, तितली नहीं होते, तितली की तरह बिल्कुल नहीं होता है। तो वो स्लो मॉडिफाई होकर एक स्टेप से, मुख्तलिफ स्टेप से चेंज होकर फिर वो एडल्ट जैसा शक्ल इख्तियार करता है। तो इसको हम इनडायरेक्टली डेवलपमेंट कहते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जो एक फीमेल अपना बच्चा पैदा करते है, वो अपनी पेरेंट लायक होता है, वो अपनी इंडिविजुअल लायक होता है। तो ऐसा डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अगर नहीं होता है ऐसा तो हम इसको इनडायरेक्टली डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट इज आइदर डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इससे जो बच्चा पैदा होगा वो पेरेंट लायक होगा,
और लार्वीज आर फॉर्म, या इनडायरेक्टली होगा। तो इनडायरेक्टली जब होगा तो इसमें लार्वीज मौजूद होते हैं। लार्वीज फॉर एग्जांपल एक तितली का बच्चा है, जब वो तितली जब बच्चा पैदा करता है तो वो तितली जैसा नहीं होता है, वो तकरीबन एक कीड़े लायक होता है, तो इसको हम लार्वा कहते हैं। तो या डायरेक्ट होगा और लार्वा इस फॉर्म, या लार्वा फॉर्म होगा, या इसमें लार्वा जरूर बन जाएगा, तो या इनडायरेक्टली होगा। तो ये बात याद रखें। स्कार्ड ग्लूसीडियम लार्वा, ये जो लार्वा है जो फाइलम मोलस्क का जो लार्वा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि फाइलम मोलस्क का लार्वा को कौन सा नाम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ग्लूसीडियम लार्वा कहते हैं। ग्लूसीडियम लार्वा इसको हम कहते हैं। इंपॉर्टेंस फाइलम मोलस्क का इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये बात याद रखें। एनिमल ऑफ दिस फाइलम इज इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मोलस्क में शेल मौजूद होते हैं। शेल ऑफ द मोलस्क इज यूज्ड टू मेक अ डेकोरेशन पीसेस। जब हम खूबसूरत खूबसूरत पीसेस को बना देते हैं तो हम फाइलम मोलस्क के शेल को यूज कर सकते हैं, तो ये इकोनॉमिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। द फर्स्ट फॉर्म बाय मेरीन मसल्स, ये मसल जो है ना, ये फाइलम मोलस्क का एक मेंबर है, एक स्पीशीज है। तो ये बात याद रखें, इसमें पल्स बनते हैं, ये बाइक्लास बाइवाल्व से ताल्लुक रखते हैं। तो ये बात याद रखें, इसकी मेंटल कैविटी में हमारे पास मोती बन जाता है, पल्स बन जाता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फर्स्ट फॉर्म बाय द मेरीन मसल, ये बात भी याद रखें। और सेकंड तो हो गया यूज, और थर्ड जो इंपॉर्टेंस है, ऑक्टोपस एंड केटलफिश आर लार्ज साइज मसल्स। जो ऑक्टोपस है ये भी स्पीशीज है फाइलम मोलस्क का। जो केटलफिश है एंड लार्ज साइज मसल जो है ना, ये आर ईटन इज अ डेलिकेट इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो ऑक्टोपस है या केटलफिश है या हमारे पास जो है ना मसल है, ये काफी ज्यादा मुल्कों में ये खाए जाते हैं। ये इसका टेस्ट जो है ना, ये बहुत ज्यादा जो टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट जायका जो है ना मज़ेदार होता है, तो ये लोग खाती भी हैं। ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इंशाल्लाह क्लास को फिर वाइंड अप करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो फाइलम मोलस्क का काफ़ी डिटेल के साथ हमने स्टडी किया। तो अभी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि फाइलम मोलस्क में हमारे पास कौन कौन से एनिमल आते हैं, ज़्यादातर जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। गार्डन स्नेल, जो ब्लैक कलर में मैंने लिखे हैं, ये एग्जाम्पल है और ये कॉमन नेम है। जो ब्लू कलर में लिखे हैं, ये इसकी बायोलॉजिकली नेम है। तो ये बात याद रखें, गार्डन स्नेल ये फाइलम मोलस्क का मेंबर है। इसका बायोलॉजिकली नेम हमारे पास हेलिक्स स्पर्सा है। गार्डन स्नेल, इसका बायोलॉजिकली नेम हेलिक्स स्पर्सा है। फ्रेश वाटर मसल, फ्रेश वाटर मसल ये भी फाइलम मोलस्क का एक मेंबर है। ये इसका कॉमन नाम है और बायोलॉजिकली नाम इसका एनोडोंटा ग्रेनेडस है। एनोडोंटा ग्रेनेडस है। फिर मेरीन मसल है हमारे पास, इसका बायोलॉजिकली नेम हमारे पास माइटेलस एडोलस है। माइटेलस एडोलस है हमारे पास, इसका बायोलॉजिकली नेम। फिर हमारे पास फोर्थ नंबर पर जब आता है, इसको हम ऑयस्टर कहते हैं। इसका बायोलॉजिकली नेम ओस्ट्रालोरिडा है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसमें हमारे पास पल्स प्रोडक्शन भी होता है, फल फॉर्मेशन भी इसमें होता है। ये इसमें मोती हम बना सकते हैं। ये क्लास बाइवाल्व से ताल्लुक रखता है। स्क्वाट, जॉइंट स्क्वाट, मैंने पहले भी स्टार्ट से आपको ये बात कही कि इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा बड़ा जो है ना वो स्क्वाट होता है। इसका वजन भी मैंने आपको पढ़ाया और इसका मास भी तकरीबन 50 से लेकर 60 मीटर तक ये लॉन्ग होता है और इसका 900 केजी वजन होता है। तो इसका स्क्वाट को हम बायोलॉजिकली नेम क्या है, लोलिगो पेली, लोलिगोपेली इसका बायोलॉजिकली नाम है। कटलफिश, कटलफिश का बायोलॉजिकली नेम क्या है, सीपिया, सीपिया ऑफिशिनेलस, सीपिया ऑफिशिनेलस ये इसका बायोलॉजिकली नाम है। 7 नंबर पर जो हमारे पास आता है वो ऑक्टोपस है, तो इसका बायोलॉजिकली नाम है हमारे पास ऑक्टोपस बेरेडी। और 8 नंबर पर जो हमारे पास आता है वो स्लग है,
इसको हम लिमिक्स मैक्सिमस कहते हैं। तो ये ऑल अबाउट पाइलम मोलस्क था। इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो इससे भी अच्छा बनाएंगे, इससे भी अच्छा इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, ज़्यादातर डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ज़्यादातर लोग हमें कहते हैं कि वीडियो का छोटे छोटे क्लिप बनाओ, डिफिनीशन, एग्जाम्पल। ये कोई तरीका नहीं है। स्टूडेंट हम जिस दौर में रहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव दौर है, तो हम ये चाहते हैं कि टॉपिक को ज़्यादा एक्सप्लेन करें, ज़्यादातर डिटेल में इसके साथ जाए, ताकि आप लोगों को नीट में, कोई एमडीकेट में और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अदर एग्ज़ाम जो होते हैं इसमें, ताकि आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, इवन दैट सीएसएस में। तो इंशाल्लाह हम अगेन एक नए वीडियो और एक नए एनर्जी के साथ आप लोगों से हाजिर होंगे। तो मैं आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ। वस्सलाम।